कोर्ट का कल रात को जजमेंट आया 6-3। ये सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड था। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट के तहत जो मैंने टैरिफ लगाए वो इलीगल हैं, तो मैं अब टैरिफ लगा रहा हूँ ट्रेड एक्ट के तहत 10% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया है पूरे विश्व पर। इस 150 डेज में उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल लेना होगा, वरना ये 10% भी इलीगल पाया जाएगा। पूरे विश्व के अंदर कोई देश समझ नहीं पा रहा कि 10% का ग्लोबल टैरिफ ये किस तरह से लागू होगा। मेरे साथ में इकोनॉमिस्ट है मिताली मैम इस समय मौजूद है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है इस चीज को। मैम बहुत कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि 18% का हमारे ऊपर टैरिफ ऑलरेडी लग रहा था। उसी के बिहाफ में हम लोगों ने ट्रेड डील साइन की थी, 1 साल के बाद वो ट्रेड डील साइन हुई। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि 10% का ग्लोबल टैरिफ देना होगा। मैम ये थोड़ा सा समझाइए इस पूरे मामले में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लागू होगा, क्या है टैरिफ, कम होंगे, ज्यादा होंगे, वही रहेंगे, क्या है इसका मतलब? तो विनीत, आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, मतलब इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कल रात को जजमेंट आया 6-3। ये सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस तो उनके ही अपॉइंटेड हैं, ऑलमोस्ट 5 जजेस उनके अपॉइंटेड हैं, तो ये फेवर उनके फेवर में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट एक एक जज जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल जज है हमेशा बहुत टाइम से, एमी कोमी बैरेट, जो कि एक वुमेन जज हैं जिनको एंटी अबॉर्शन पर लेके आए थे ट्रम्प, और तब अबॉर्शन की रूलिंग्स के लिए उन्होंने उनको अपॉइंट किया था क्योंकि वो बिल्कुल एंटी अबॉर्शन स्टैंड है उनका। उन्होंने एक्चुअली ट्रम्प को सपोर्ट नहीं किया, और अब आप देखिए कि ये 6-3 एक वर्डिक्ट आ गया। ब्रेट कैवेनो जो उनके ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने ऑपोजिशन का डिसेंटिंग नोट लिखा है कि इसे इसे एक्चुअली भारत की सरकार के लिए, भारत के मतलब अमेरिकी सरकार के लिए ये बहुत ही यूजफुल एक अमाउंट है, लेकिन बाकी जो देश हैं जैसे भारत हो गया या बहुत सारे देश हो गए, वो आपसे रिफंड मांगना शुरू कर देंगे अगर आप उनका डिसेंट नोट देखें। अब ये हुआ, उसके 1 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट के तहत जो मैंने टैरिफ लगाए वो इलीगल हैं, तो मैं अब टैरिफ लगा रहा हूं ट्रेड एक्ट के तहत। तो जो इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट था वो 1977 का एक्ट है, और ट्रेड एक्ट जो है वो 1974 का एक्ट है। तो 1 घंटे के समय में ट्रम्प की टीम ने ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर लिया था, मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा कि हम क्या करेंगे अगर जजमेंट हमारे फेवर में नहीं गया, और उन्होंने ये 10% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया है पूरे विश्व पर। लेकिन ये टैरिफ भी वो सिर्फ 150 डेज के लिए लगा सकते हैं, केवल 150 दिन के लिए लगा सकते हैं। अच्छा मैम, केवल 150 दिन मैक्सिमम? मैक्सिमम, वो ओके। उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। इस 150 डेज में उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल लेना होगा, वरना ये 10% भी इलीगल पाया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लिमिट सिर्फ 150 दिन की ही है। तो यहाँ पर बेसिकली उनका 10% का 150 डेज का टाइम है। अब आप ये सोचिए, अगर आप भारत हैं, अगर आप चीन हैं, अगर आप जापान हैं, अगर आप कनाडा हैं, कोई भी है, अब आपको ये सुनाई दे गया कि पहले तो उसका ये वाला टैरिफ इलीगल था, और दूसरा ये वाले टैरिफ जो उन्होंने 10% का आज लगाया है, इस पे अभी टाइम लिमिट है। तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे ना कि जो हमने ट्रेड डील नेगोशिएट करी थी उस पे टाटा बाय बाय, क्योंकि हम क्यों अब वो ट्रेड डील ऑनर करें जब आपके साइड से तो टैरिफ इलीगल ही है, तो वो तो आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो 18% जो भारत पे जैसे ट्रेड डील में जो नेगोशिएट हुआ था, वो ट्रेड डील तो अभी साइन भी नहीं हुई है। टेक्निकली तो भारत पे अभी भी 50% ही चल रहा है। वो अच्छा, वो मैम अप्रैल से लागू होगी। ट्रेड डील मार्च में साइन होनी थी और अप्रैल में लागू होनी थी, लेकिन अब मार्च में आप ट्रेड डील साइन ही कैसे कर सकते हैं जब आपका पहले का ही 50% का टैरिफ ही इलीगल था।
तो आप हम्म। कैसे ये कर सकते हैं कि अब आप 18% करेंगे 50 से 18? अब तो वैसे ही हम ओके। 10 पे बैठे हुए हैं। ओके, तो तो ये बहुत पूरा केओस है मैम इस पूरा मामले में। केओस है। तो अब ये पूरी ट्रेड डील रीनेगोशिएट होगी और सिर्फ भारत की ही नहीं। कल इंडोनेशिया की ट्रेड डील अनाउंस हुई है। जी। यूएस इंडोनेशिया की, और पिछले अगर आप 3-4 महीने देखें तो हर रोज ही कोई ना कोई देश यूएस के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर रहा है। जापान ने भी अपनी ट्रेड डील नवंबर दिसंबर के टाइम में अनाउंस करी थी। जी। वहां पे वो कह रहे हैं कि हम आपके टैरिफ रिडक्शन के लिए $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हाँ। वो और शायद मुझे जापान लगता से है भी जापान ने कुछ किया भी है। कुछ तो किया है, लेकिन आगे क्यों करें? आगे जब क्यों करें? टैरिफ आप लगा ही नहीं सकते, जब टैरिफ ही इलीगल है, जब आपकी कांग्रेस से टैरिफ का आपके पास मैंडेट नहीं है, अगर अगर इन 150 दिन में कांग्रेस ने टैरिफ को अप्रूव नहीं किया या टैरिफ की पावर्स प्रेसिडेंट को नहीं दी, तो कोई ट्रेड डील का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये मैम ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज समझी होगी, या मतलब ऐसी वहां पर जो बहस हुई, या जो भी इसमें पैरवी की गई, इसमें दलीलें दी गई, तो मुझे लगता है कि मैम क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये लगा कि वास्तव में एक साल से मनमानी के तौर पर किसी भी देश को टारगेट करने के तौर पर, और मतलब अपनी शक्ति का एक एक तरह से पूरे विश्व में एक दुरुपयोग, इसको कहना कि तुम जी, हमारी शर्तों पर चलो वरना हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। जी, बिल्कुल, 100% यही हुआ है। आप ये देखिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है, और मेरे हिसाब से एक ये सारे देशों के लिए लेसन है कि हुँ, डेमोक्रेसी के हम कहते हैं ना 4 पिलर्स होते हैं। हुँ, एक आपका गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट, एक आपका होता है जुडिशरी, जुडिशरी। एक आपका होता है प्रेस, और हुँ, एक आपका होता है सिटीजन्स। हुँ, तो ये चारों पिलर्स हम कहते हैं इक्वल होते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था अमेरिका में, वहाँ की गवर्नमेंट सारे तीनों पिलर्स पर हावी हो रही थी हुँ, कि आपकी जुडिशरी को भी हम कंट्रोल करेंगे, प्रेस को भी हम कंट्रोल करेंगे, सिटीजन्स को भी हम कंट्रोल करेंगे। हुँ, तो इस तरह से जुडिशरी ने ये दिखाया है कि आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास लॉ है, और उस लॉ का इंटरप्रिटेशन हमने इस तरह से एक तरीके से किया है कि ये इमरजेंसी तो थी ही नहीं। इकोनॉमिक ये तो जब से हम अप्रैल 2025 से डिस्कस कर रहे हैं, और आई थिंक विनीत हमने भी ये डिस्कशन बहुत जी, बार किया है जी मैम। कि ये तो कभी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी ही नहीं। हुँ, और जो उसका बेसिस यूज किया था कैलकुलेशन का, वो भी हमेशा से ही गलत था। तो जब इकोनॉमिक इमरजेंसी ही नहीं थी और कैलकुलेशन का बेसिस भी गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ वही कंफर्म किया है जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट 1 साल से कह रहे हैं।